नमस्कार। इनसाइट में तो शो के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता इस बात की है कि हमारे युग में एक ऐसे भारत के दिग्गज नेता हैं जिन्हें पूरा विश्व विशेष रूप से सम्मान के साथ देखता है। संकट के समय में लोकल ने ही हमारी डिमांड पूरी की है। हमें इस लोकल ने ही बचाया है। लोकल सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है। समय ने हमें सिखाया है कि लोकल को हमें अपना जीवन मंत्र बनाना ही होगा। और कई समय ऐसे आते हैं जब आलोचना के घेरे में वो भी आते हैं, पर अब जब उन्होंने भारत में कोरोना वायरस से निपटने के क्रम में चौथे लॉकडाउन की घोषणा करते करते जो संबोधन किया है वो बहुत नए नए विचार भी देने के साथ साथ एक प्रेरक संवाद जैसा भारत और भारत की आत्मा के साथ जुड़ते हुए जैसा कर रहा है, उसको लेते हुए हम आज बातचीत करने के लिए अपने दो साथियों के साथ जुड़ रहे हैं जो कि भारत में बैठे हैं। भारत की सड़कों पर क्या कुछ चल रहा है, भारत की हवा में क्या कुछ है, उससे भी वो सीधे सीधे वाकिफ हैं। पहले तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे डॉक्टर नितिन सारस्वत जी को। नमस्ते। आप साइको नमस्कार। स्पिरिचुअल काउंसलर हैं और उनके साथ हमारे एक और साथी जयपुर से जो जुड़ रहे हैं, गोविंद पारिक जी, आपका स्वागत है। नमस्ते। नमस्ते। गोविंद पारिक जी एक बड़े पद पर राजकीय राजस्थान सरकार के साथ में जनसंपर्क के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो बातचीत जनसंपर्क से भी जाती है। एक वक्ता के रूप में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि भारत वो है जिसे थकना, हारना, टूटना, बिखरना मंजूर नहीं, और भी कई बातें हैं जो प्रेरक श्रेणी में रखी जा सकती हैं। तो गोविंद जी, एक वक्ता के रूप में जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, राजनीतिक जो एक रुझान किसी का कोई रहे उसको अलग हटाते हुए एक जनसंपर्क से जुड़े हुए और इस क्षेत्र में कम्युनिकेशन में बहुत अध्ययन आपने किया है, उनका जो मासेस के साथ जुड़ना होता है अपने संबोधनों के द्वारा, उसके बारे में आपकी क्या राय? अशोक जी, निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी एक बहुत अच्छे वक्ता है, श्रेष्ठ वक्ता है। उनकी वक्तव्य शैली अपने आप में विशिष्ट है और उन्होंने जो कुछ अर्जित किया है उसमें सबसे बड़ा योगदान उनकी इस वक्तव्य शैली का है। किसी तरह के एक मत बनाने की बात जब आती है, एक जनमत तैयार करने की बात होती है, तो एक अच्छी वक्तव्य शैली का वक्ता पूरे जनमत को अपनी तरफ सफलतापूर्वक मोड़ सकता है और अच्छा, तो नरेंद्र इस बात मोदी को ने आगे यही ले किया। जाते हैं। गोविंद जी, नितिन जी को साथ में यूं ले लेते हैं कि उन्होंने आपदा को अवसर बनाने की बात भी कही और बाकायदा एक जैसे कोई आगे बढ़ने का पथ हम किस तरह से बनाएं उसके संकेत देते हुए कही। फिर से मैं जा रहा हूं, शब्दों का चयन और भाव और विचार, उसका जो संगम है, नितिन जी, उस दृष्टि से मैं फिर से दोहरा रहा हूं, यानी कि जो भी अगर कोई चैलेंज आता है उसको अपॉर्चुनिटी में कैसे कन्वर्ट करते हैं या एडवर्सिटी से अपॉर्चुनिटी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आपदा से अवसर बनाने की बात। आज जब दुनिया संकट में है तब हमें अपना संकल्प और मजबूत करना होगा। हमारा संकल्प इस संकट से भी विराट होगा। तो जब कोई व्यक्ति अपने लिए ये सोचता है तब भी उसका क्रियान्वयन बहुत मुश्किल होता है। जब कोई नेता राष्ट्र के लिए इस बात को कहता है, तो जिस तरह से आपने देखा है भारत को विविधताओं वाला राष्ट्र है, अ, ये जो वक्तव्य इस तरह की दृष्टि के साथ आते हैं, उनका क्या ग्राउंड रियलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से असर होता हुआ नितिन जी आप देखते हैं? अशोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में आमंत्रित करने के लिए। और जो
एक चीज हमको समझनी पड़ेगी, जो भी गोविंद जी ने बहुत अच्छी बात की, कि कोई भी वक्ता किस जादुई तरीके से अपने श्रोताओं को अपने से जोड़ पाता है, उससे जो संदेश है उसकी सफलता सीधे सीधे जुड़ी होती है। नरेंद्र मोदी जी ने जिस कुशलता के साथ अपनी बात को रखा, अगर हम ध्यान से देखें तो उन्होंने कम्युनिकेशन के हर पहलू को छूते हुए, आप कभी उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, वो कितनी पॉजिटिव होती है, फुल ऑफ एनर्जी दिखाई देते हैं। और किस तरह इस जब जब निराशा का कोई माहौल बनना शुरू आरंभ भी होता है, उसकी आहट भी होती है, तो वो उसे तुरंत वहीं खत्म करने वाले शब्दों से प्रहार करते हैं। जैसे आज उन्होंने जो ये शब्द बोले, अगर आप ध्यान दें, जो भी आपने रिपीट भी किए, कि भारत ना टूटने को तैयार है, ना बिखरने को तैयार है, ना हारने को तैयार है, ना थकने को तैयार है। आप देखिए, एक एक शब्द के पीछे पूरा लॉकडाउन का सार छुपा है। वो सब कुछ छुपा है जो आप नेगेटिव माइंड के साथ कह सकते थे, उसको एक साथ वो एक व्यक्ति ने सारे के सारी ऋणात्मकता को चुनौती देते हुए देश के हाथ में मशाल थमा दी। तो मुझे लगता है कि ये कम्युनिकेशन का ऑप्टिमाइजेशन है जो उन्होंने किया। खूबसूरत शब्दों का चयन और बहुत प्यारा संदेश दिया। आपको आज जो ग्लोबल ब्रांड्स लगते हैं वो भी कभी ऐसे ही बिल्कुल लोकल थे, लेकिन जब वहां के लोगों ने उनका इस्तेमाल शुरू किया, उनका प्रचार शुरू किया, उनकी ब्रांडिंग की, उन पर गर्व किया, तो वो प्रोडक्ट्स लोकल से ग्लोबल बन गए। वो प्रोडक्ट्स लोकल से ग्लोबल बन गए। इसलिए आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है। और नितिन जी, हम बात को आगे बढ़ाते हुए अगर हम इस तरफ जाते हैं जहां अपने वक्तव्य के साथ साथ वो कुछ ऐसे संस्कृत की सूक्तियों का भी स्मरण हमें कराते रहे हैं, और उनका ये स्मरण कराना कि भारत की प्रगति के साथ विश्व का कल्याण जुड़ा हुआ है, और ये हमारी जिम्मेवारी बन जाती है कि हम आगे बढ़ें। मुझे लगता है ये बहुत ही एक समग्र चिंतन है, जो भारत के मानवीय मूल्य हैं, जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना है। तो कई लोग जब वक्तव्य सुनते हैं प्रधानमंत्री महोदय का, तो वो अपने अपने तौर पर सोचते हैं कि इनको अब ये बात कहनी चाहिए, इनको अब ये बात कहनी चाहिए। तो मुझे लगता है उनके जो भाषण है मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, पर मैं सोचता हूँ कि वो एक प्रकार से सकारात्मक ऊर्जा से सबको भरने वाला है। पर कई लोग उसमें व्यावहारिक पक्ष की कमी देख सकते हैं। क्या आपको क्या लगता है, वो संतुलित था उनका वक्तव्य लोगों की कंसर्न को एड्रेस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, या इट वाज मोर ऑफ अ मोटिवेशनल? हाउ वुड यू एनालाइज इट? आई डोंट केयर अगर वो संतुलित नहीं भी था। एक मोटिवेटर होने के नाते मैं एक बात जो इस समय महसूस कर रहा हूँ, इस समय देश को पॉजिटिविटी की आवश्यकता सबसे ज्यादा है। अगर ये संतुलित नहीं भी था, अगर क्रिटिक्स को लगता है कि संतुलित नहीं था, तो भी मुझे कम से कम एक ऐसा नेता पसंद है जो आए, लोगों की आंख में आंख डाल के कहे कि तुम कर सकते हो, एक विश्वास जगाए और एक उम्मीद की किरण देके जाए। तो मैं मेरे पास कोई कारण नहीं है कि मैं प्रधानमंत्री की बात पे शक करूं। मुझे तो लगता है वो जो कह रहे हैं वो जरूर करेंगे, और ये बहुत संतुलित भाषण था। पर यदि विपक्ष को ऐसा लगता है कि संतुलित नहीं भी था, तो मैं उन्हें 100% मार्क्स दूंगा कि वो देश को मोटिवेट कर पा रहे हैं, देश से जुड़ पा रहे हैं। शायद जितना मेरी उम्र है, मैं पहली बार देश में एक ऐसा नेता देख रहा हूं जिसके पास मास अपील है, जो लोग जिसकी आवाज लोगों तक जाती है, पहुंचती है, दिल तक पहुंचती है। और इस समय बहुत जरूरत है कि हम सब पॉजिटिविटी की गंगा बहाएं। और मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी अपने संदेश से कर पाने में पूर्णतः सफल रहे हैं हर बार। तो ये जो प्रधानमंत्री जी के संदेश को लेते हुए उनकी सकारात्मक चिंतन की बात है, इसके व्यावहारिक पक्ष पर जो उनके आलोचक हैं वो जो प्रश्न उठाते हैं, उसके बारे में गोविंद जी आप क्या सोचते हैं? आपको हमने बीच में तकनीकी कारणों से आप हमसे जैसे
बिछुड़ गए बिछुड़ गए थे, पर मुझे खुशी है कि आप लौट आए हैं। तो हाँ, संदर्भ ये चल रहा था कि हम सबको आशा की आवश्यकता होती है और हम सबको हमारे भीतर के विश्वास को जगाने वाले मनुष्य की आवश्यकता होती है। उस दृष्टि से मुझे लगता है कि कोई सानी नहीं है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। और जो दूसरा एक संतुलित पक्ष की बात जो लोग सोचते हैं कि व्यावहारिक, तो इसमें कुछ तो उन्होंने बातें कही भी जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, जिसमें आर्थिक रूप से एक नया जो उन्होंने पैकेज की घोषणा और टोटल पैकेजेस के बारे में बताया है। सो कमिंग बैक टू यू गोविंद जी, आप कैसे देखते हैं इनके आज के वक्तव्य के प्रभाव की दृष्टि से? सर, जिस परिप्रेक्ष्य में आपने सवाल पूछा है और जिस धरातल पर आप बात कर रहे हैं और नितिन जी बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आप दोनों को मैं निराश करूंगा अपनी भावनाओं से। मुझे लगता है कि मोदी जी ने पूरी तरह से शुद्धतः, पूर्णतः एक आदर्शवाद की बात की, भारतीय संस्कृति और वैल्यूज की बात की, वो अच्छी बात है। एक बहुत अच्छे मोटिवेटर के तौर पर उन्होंने भाषण दिया, लेकिन देश की जनता को इस समय एक मोटिवेटर के साथ साथ एक देश के लीडर की, प्रधानमंत्री की भी जरूरत थी, जो कुछ महत्वपूर्ण निर्णय की घोषणा करता। आज महत्वपूर्ण निर्णय के तौर पर उन्होंने दो बातें बताई। पहली एक कि 20 लाख करोड़ रुपए की राशि का पैकेज दिया जाएगा। इसका रोड मैप नहीं है कि 20 लाख करोड़ कहां से आएंगे, 20 लाख करोड़ को कहां खर्च किया जाएगा, कैसे खर्च किया जाएगा, कैसे एक्टिविटीज बढ़ेगी। आज देश की जनता, आज देश के मजदूर, किसान, उद्योगपति, व्यापारी, छात्र, टीचर, गवर्नमेंट सर्वेंट, प्रत्येक व्यक्ति ये जानने को इच्छुक था कि मोदी जी का अगला स्टेप क्या होगा जिससे हमारा कल्याण हो। एक बहुत मोटी बात उन्होंने कर दी कि 20 लाख करोड़ देंगे आपको। ये झुंझुना तो पकड़ा दिया, लेकिन इस झुंझुने का बहुत विस्तार की जरूरत थी जो उन्होंने नहीं किया। दूसरी बात, इसके साथ साथ दूसरी बात जो उन्होंने बताई, जिसको लेकर के देश की जनता आज प्रधानमंत्री से गोविंद जी अनुमति सुनना दें, मैं चाहती है। आपको इंटरप्ट करना चाहता हूँ। 1 मिनट की अनुमति दें, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। और इसलिए हाँ, क्योंकि दूसरी बात पर जाने से पहले इसको थोड़ा सा हम देख लें। तो जहां तक मुझे याद है, उन्होंने ये कहा था कि इसके बारे में विगतवार जो सूचनाएं हैं वो आने वाले समय में वित्त मंत्री देंगी। और जो बातें आप सर, कह रहे आज थे की मजदूरों स्थिति के, में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज इतने सारे आदेश रोज वित्त मंत्रालय से, गृह मंत्रालय से, स्वास्थ्य मंत्रालय से आ रहे हैं कि यहाँ के अधिकारी भी चक्करगन्नी बने हुए हैं, यहाँ की जनता भी चक्करगन्नी बनी है कि किस आदेश को माने। एक आदर्श, एक जितने आदेश आने चाहिए उनमें एक तरह की एक नियमितता होनी चाहिए, कनेक्टिविटी होनी चाहिए, उसका अभाव महसूस होता है। अभी जिस तरह की स्थितियां चल रही है, आप देख रहे हैं कि अब गोविंद भारत गोविंद में जी, 1 मिनट, मैं आपके पास पॉजिटिव वापस, केसेस की गोविंद जी मैं संख्या आपके पास लगातार वापस आ बढ़ती रहा हूँ, जा गोविंद रही जी है। मैं आपके पास वापस आ रहा हूँ। 1 मिनट, इसके बारे में मैं नितिन जी के पास भी जाऊंगा, ये बात जोड़ते हुए कि उन्होंने जब पैकेज के बारे में संकेत किया तो ये 20 लाख करोड़ आज घोषित नहीं हो रहा है। ये तो उन्होंने जोड़ के कहा है कि अब तक जो घोषित हो गए थे और अब जो होने वाला है मिला के 20 लाख। और मुझे लगता है उनको शब्दों के साथ में, अंकों के साथ में एक जो संबंध है उसको लेके कुछ आनंद और रस जो है वो बांटते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि भाई 2020 है और 20 लाख करोड़ पैकेज जो कि होगा और जो कि भारत की जीडीपी का 10% है, ये सब बातें उन्होंने कही थी। पर उसमें उन्होंने ये तो बताया था कि श्रमिकों के लिए और किसानों के लिए और इसमें प्रावधान होंगे, उसका डिटेल नहीं दिया, तो वो बात आपकी सही है। पर उन्होंने इसमें ये भी संकेत दे दिया था कि आने वाले समय में वित्त मंत्री देंगे। आप जो कह रहे हैं वो बात मैं समझ रहा हूँ, पर आपका जो दूसरा बिंदु है उस तक आने से पहले नितिन जी, जो गोविंद जी कह रहे हैं उस बात को नकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि हम सिर्फ प्रेरित होके और कुछ लोग प्रेरित होके जो कि विचारों के साथ अधिक संबंध रखते हैं, बाकी लोगों को लगे कि हमारे लिए इसमें कुछ नहीं, तो वो समग्र रूप से राष्ट्र के लिए कल्याणकारी नहीं होगा। इस बात को भी ध्यान में रखते हुए हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं, और जो गोविंद जी का बिंदु है उसके बारे में आप क्या कहें? मेरा तो बहुत स्ट्रांग मानना है कि कोई एक व्यक्ति ऐसा आए पुनः, भारत का कैनेडी आए और वो याद दिलाए स्वामी विवेकानंद की तरह देश को कि बहुत पूछ लिया कि देश ने मेरे लिए क्या किया, अब वक्त है ये बताने का कि मैं देश के लिए क्या कर सकता हूं। तो देश के श्रमिक से लेके और ये सारी आपदाएं एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है देश के लिए, देश को एक दिशा देने के लिए। और उसमें जो लीडरशिप होनी चाहिए, बस
अगर मोदी जी सिर्फ वॉक द टॉक कर दें, तो मैं मोदी जी आंकड़ा 20 करोड़ लाख करोड़ का कम दे रहे हैं, ज्यादा दे रहे हैं, उससे ज्यादा इस आपदा में मुझे लगता है वी नीड अ लीडर हु कैन लीड, जो बिल्कुल वॉक द टॉक करके दिखाए, जो कहे कि नहीं, हम एक वक्त का भोजन छोड़ के भी आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ेंगे और हम इस आपदा को एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करेंगे। मैं इस समय वह देखना चाहता हूं, मैं वॉक द टॉक देखना चाहता हूं कि सब बीजेपी के सारे कार्यकर्ता इस समय देश हित में कुछ न कुछ बलिदान करके एक ऐसी परिपाटी साबित करें कि पूरा देश मजबूर हो जाए कि आओ, ये पूछना ही बंद कर देंगे सरकार हमारे लिए क्या कर रही है, हम देखते हैं कि हम देश के लिए क्या कर सकते हैं और अच्छा देश निर्माण की एक गोविंद जी, मैं आपके पास वापस आने से पहले ये बात कहना चाहता हूँ, नितिन जी, ये बात सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ताओं तक या नेताओं तक ही क्यों सीमित हो? वो तो पूरे भारतवासियों की बात है। क्योंकि प्रधानमंत्री उनका है, तो वॉक द टॉक करें। मैं चाहता हूं कि वो वॉक द टॉक करें। प्रधानमंत्री हम अच्छा, सबका है, प्रधानमंत्री सबका है, प्रधानमंत्री अगेन केवल ये बीजेपी बात का नहीं, बिल्कुल विवादास्पद है, हमारा भी। बिल्कुल सिर्फ बीजेपी का नहीं। अच्छा, मैं गोविंद जी आपके पास आता हूँ और आपका दूसरा बिंदु आपसे सुनना चाहता हूँ। उसके पहले मैं ये जोड़ना चाहता हूँ, जब हम ऐसे वाक्य सुनते हैं, कोई शीर्षस्थ पद पर बैठा हुआ व्यक्ति हमें ये स्मरण कराता है कि जब भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था, तब भी विश्व कल्याण उसके मूल में था, और वो ये याद दिलाता है कि हमारे पास साधन है, सामर्थ्य है, प्रतिभा है, गुणवत्ता वाले उत्पाद बनाएंगे, हम कर सकते हैं, जरूर करेंगे। तो ये सारी बातें अपने आप में एक विशेष प्रभाव रखती हैं। पर निश्चित रूप से ये, जैसे इन्होंने वॉक द टॉक कहा, तो वो सपोर्टिव जो बातें हैं वो भी आनी चाहिए। पर अभी हम सिर्फ उनके वक्तव्य पर बात करें, आने वाले समय में किस तरह क्या क्या दिखाई देगा वो तो आने वाला समय बताएगा। पर आपका दूसरा बिंदु क्या था गोविंद जी? सर मैं पहले वाले बिंदु का थोड़ा सा और विस्तार देना चाहता हूँ, बिल्कुल। आप दोनों की बात को छोड़ते हुए। आज प्रधानमंत्री से जो मजदूर सड़क पर बैठा हुआ है, जो रवाना हो गया था जोधपुर से और जाना था उसको बिहार में, लेकिन वो बीच में जयपुर की किसी सड़क पर अटक गया क्योंकि उसके पास जाने का साधन नहीं है, उसके पास यहाँ खाने पीने के लिए पैसे नहीं है, रहने के लिए छत नहीं है, और उसके साथ में खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। लाखों की संख्या में मजदूर पैदल चल रहे हैं, कोई 500 किलोमीटर चल रहा है, कोई 600 किलोमीटर चल रहा है, कोई 300 किलोमीटर चल रहा है। आप चाहते हो कि आत्मनिर्भर बने, तो आत्मनिर्भर बनने के लिए जरूरी है कि हमारी फैक्ट्रियां नियमित रूप से चलें, लेकिन फैक्ट्री का मालिक कहता है कि हमें निर्देश ये दिए गए हैं कि मजदूर बिना काम के भी उनको पूरी तनख्वाह दी जाए। फैक्ट्री के मालिक का उत्पाद बाजार में बिक नहीं रहा, लॉकडाउन है, बाजार में से उनको इनकम का फ्लो है नहीं, पैसा है नहीं, वो देगा कहां से? इस तरह के कई विरोधाभासी स्थितियां उत्पन्न हो चुकी हैं। तो आज हम सुनना चाहते थे कि प्रधानमंत्री इन विरोधाभासी स्थितियों को दूर करके एक सही दृष्टि से आगे बढ़े। मैं कई सारे इंडस्ट्रियलिस्ट को जानता हूं जिनके पास में उनका 70% मजदूर को उन्होंने रोज घर बैठा के खाना खिला रहे हैं, उनके लिए पूरी व्यवस्था कर रहे हैं, पूरी दयालुता के साथ में, पूरे राष्ट्रभक्ति के साथ में, मजदूरों के प्रति प्रेम और स्नेह दिखाते हुए कर रहे हैं। लेकिन 20-30% मजदूर ऐसे भी हैं जो अपने पारिवारिक परिस्थितिवश अपने घरों की तरफ मुंह कर चुके हैं, पैदल रवाना हो चुके हैं और वो वापस नहीं आ सकते। और एक फैक्ट्री जब चलती है तो उसमें सब तरह के मजदूरों की जरूरत पड़ती है। कोई महत्वपूर्ण कड़ी जब टूट जाती है तो फैक्ट्री चल नहीं सकती। ऐसी अनेक व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करने की आज सख्त जरूरत थी, तब जाके हम आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ेंगे। आज तो हम जो वास्तविक हमारा शुरुआत है, जिसकी जिसकी जरूरत है कि हम तत्काल लॉकडाउन खत्म करके आर्थिक गतिविधियां शुरू हो, उसके बारे में सुनना चाहते थे खासतौर अच्छा, पर। तो ये पहला मैं पॉइंट था मैं मेरा। आपकी बात समझ रहा हूँ, और मुझे लग रहा है आपके अंदर की जो अधीरता है वो स्वाभाविक है। मैं इसको अधीरता इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 17 मई तक तो लॉकडाउन है ही है, और उसके बाद में किस रंग रूप के साथ में, किन नियमों के साथ में लॉकडाउन चौथा जब शुरू होगा, और उसमें राज्य सरकारों के पास क्या क्या अधिकार होंगे कि वो अपनी स्थिति विशेष के अनुसार निर्णय लें, वो सब घोषणा उन्होंने अभी की नहीं, उसके बारे में स्पष्ट किया नहीं। और एक साथ ही एक चीज और जोड़ना चाहता हूँ, एक बहुत मुझे ये भी छोटी सी जोड़ना है। पॉइंट है। जी, मुझे ये भी एक जोड़ने दें। जरूरी पॉइंट जी, मुझे जोड़ने दें। एक जरूरी पॉइंट यह है कि अगर आप राज्य सरकारों की अगर आप बात करेंगे, अब भारत में जीएसटी लगने के बाद में सारा टैक्स रेवेन्यू का मैक्सिमम पार्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जाता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसमें से शेयर करती है राज्यों को। और स्टेट गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू अर्न करने के साधन थोड़े सीमित हो गए हैं। और अब लॉकडाउन के कारण न उनको पेट्रोल और डीजल से पैसे मिल रहे हैं, न उनको शराब से पैसे मिल रहे हैं, न और दूसरे उत्पादों से पैसे मिल रहे हैं, न फैक्ट्रियों के उत्पादन से पैसे मिल रहे हैं। उनको जो टैक्स रेवेन्यू आनी चाहिए वो स्टेट गवर्नमेंट्स की खत्म हो गई है पिछले 2-3 महीने से। अब जब टैक्स रेवेन्यू उनके पास में है नहीं, खर्च करने को पैसे उनके पास में है नहीं,
आम जनता पिछले 50 दिन से लगातार कोशिश करके भूखे लोगों को, भूखे पेट कोई नहीं सोए, बहुत सारे लोग आगे आए राष्ट्रभक्ति की भावना के साथ, देश प्रेम की भावना के साथ, एक प्रत्येक पीड़ित मानवता की सेवा के लिए तत्पर हुए, निरंतर आगे आए, लेकिन अब वो भी थकने लगे हैं। तो हमें आज बहुत व्यवहारिक पक्ष की जरूरत थी, बहुत आदर्शवादी विचार बुद्धिजीवी वर्ग को बहुत प्रेरित और प्रोत्साहित कर सकते हैं, लेकिन जो जी आम गोविंद, आदमी पीड़ित है मैं क्या है उसको। कि आपके तरफ से ना इस बात को अपने और नितिन जी के लिए कॉम्प्लीमेंट की तरह ले लेता हूँ। हम तो बुद्धिजीवी वर्ग में आते हैं ऐसा माने, लेकिन बुद्धिजीवी होने का मतलब ये नहीं कि आप व्यावहारिकता से कटे हुए ही हो। ये तो मैं कम से कम अपनी तरफ से नितिन जी के साथ में आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि हम सिर्फ सपनों के संसार में नहीं जी रहे हैं, पर जो सकारात्मक सोच है, जो उत्साह को बढ़ाने वाला नेता है, उसका प्रभाव अपना होता है। और जो आपने जो संकेत किए कुछ समस्याओं के, वो नकारी नहीं जा सकती, और राज्य सरकारों के पास क्या, केंद्र सरकार के पास भी जो कर है वो पूरा आ नहीं रहा है, अभी तो सब कुछ है। तो ये स्थितियां बड़ी विकट हैं। ऐसी स्थितियों में इस तरह का चेहरा लेके पूरे राष्ट्र के 130 करोड़ लोगों को संबोधित करना कि आप उनके भीतर उत्साह भर सको, मुझे लगता है वो बात भी कहीं ना कहीं थोड़ा क्रेडिट वर्दी है, और हम दोनों कहीं आपको वही करते दिखाई दिए होंगे। पर गोविंद जी, आपके पास फिर से आऊं उसके पहले, जो लैंड लेबर लिक्विडिटी और लॉज के बारे में उन्होंने कहा, तो जो गोविंद जी संकेत कर रहे हैं समस्या का, संभव है कि इसके बारे में भी स्पष्टता हो कि किस तरह से क्या कदम उठाए जाएंगे। ऐसा ऐसा आपको लगा क्या? उन्होंने थोड़ा संकेत तो दिया था, हालांकि उन्होंने इसको डिटेल में तो नहीं छुआ था। किससे? आपसे। ओके। मुझे लगता है उनका अगर आप शैली देखें तो 19 तारीख को लॉकडाउन डिक्लेयर करने से पहले वो आते हैं और जनता को संबोधित करते हैं, एक दिन का जनता कर्फ्यू लगाते हैं, मेंटली प्रिपेयर करते हैं। तो वो पहले एक ग्राउंड बेस बनाने के बाद फिर डिक्लेरेशन पे जाते हैं। ये उनका पैटर्न रहा है, जो मैं उनके कम्युनिकेशन स्टाइल को समझा। मेरे हिसाब से आज का जो संबोधन था वो प्री संबोधन था 17 तारीख के बाद की घोषणाओं के लिए। आज वो देश को केवल मोटिवेट करने के हिसाब से आए थे। अभी उनके पास 5 दिन का समय है, 17 तारीख तक ये लॉकडाउन चलने वाला है। 17 से पहले हम मोदी जी का एक और भाषण सुनेंगे जिसमें डिटेल्स बाकायदा आएंगी। क्या मोदी जी इस लॉकडाउन को करने से पहले 3 दिन पहले अगर ये डिक्लेयर कर देते, 5 दिन पहले ये डिक्लेयर कर देते कि 5 दिन के बाद देश पूरी तरह से लॉकडाउन में रहेगा, जिस व्यक्ति को जहां जाना है वहां पहुंच जाए, तो एक बार सारे लोग जाकर के सेटल हो जाते। आज पूरा देश इस बात से डरा हुआ है कि जब प्रवासी हमारे यहाँ पर आएंगे वो कितना कोरोना लेकर के आ जाएंगे। कई सारे गांव और कस्बे ऐसे हैं जिन्होंने दिन रात मेहनत की है, कई शहर ऐसे हैं, पुलिस और प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पूरी दिन रात मेहनत की है कि कोरोना उनके यहाँ नहीं आए। लेकिन अब अचानक पता लगेगा कि बॉम्बे से कोई आ गया, महाराष्ट्र से, गुजरात से या कर्नाटक से कोई मजदूर उनके पास आ गया, वो कोरोना लेके आ गया और वो एक आदमी आकर के यहाँ पर 400, 500, 600 लोगों को फैला जाएगा। तो लोग उस चीज से डरे हुए हैं। मेरा मानना है कि अगर ये पहले 3, 4, 5 दिन का पहले एक ब्रेक दे देते, सारे लोग अपने घरों में सेटल होते, तो शायद स्थितियां और बेहतर होती। तो ये भी एक पहलू है देखने का। नितिन जी, आपसे मैं इसके बारे में बहुत संक्षिप्त में टिप्पणी के लिए कहूंगा, पर हमारा समय लगभग समापन की तरफ बढ़ रहा है। तो मैं एक और बात जो महत्वपूर्ण है, उन्होंने इस अपने संबोधन में जोर दिया कि जो लोकल है उसको प्रोत्साहन देंगे तो वो ग्लोबल होगा, और लोकल पर गर्व करेंगे तभी उस उत्पाद को पूरे विश्व में मान्यता मिलेगी। मुझे लगता है ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण विचार है। तो दोनों के बारे में नितिन जी आपके। मैं क्षमा चाहूंगा, मैं गोविंद जी से सहमत नहीं हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि टैसिट अप्रूवल था लोगों को मूव करने का। इसीलिए अगर आप ध्यान से देखें तो लॉकडाउन से 4 दिन पहले से हिंट्स दिए जाने शुरू हो गए थे, और उस समय अगर मास मूवमेंट होने लगता तो देश का साइज इतना भयंकर है कि हम उस मास मूवमेंट को बर्दाश्त नहीं कर पाते, कोलैप्स हो जाते, सिस्टम्स कोलैप्स हो जाते। ये बहुत बड़ी त्रासदी थी जिसे हमने हमने हिंदुस्तान को अमेरिका बनने से रोक दिया, और ये डिसाइसिव गवर्नेंस का ही कमाल है कि हम आज इतनी अच्छी स्थिति में हैं। नहीं, ऑफ कोर्स गोविंद जी जैसे अच्छे अधिकारियों का भी कमाल है कि वो दिन रात लगे हुए हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। अच्छा नितिन पर जी, मुझे लगता है नितिन शीर्ष जी, मुझे क्विकली ये जोड़ देना दीजिए कि अभी 2 दिन पहले जो यहाँ पर से भारतीयों को इवैक्यूएट करने के लिए एयर इंडिया की फ्लाइट जा रही थी, तो वहां भी जो अमेरिका से भारत लौटते हुए भारतीय मूल के नागरिक हैं,
जी। उनका ये मानना था कि भारत ने इस दिशा में बहुत अच्छा किया है। तो मोदी जी की जो कदम उठाया उसकी ऑफ कोर्स जैसे गोविंद जी बता रहे हैं तो कुछ असर ऐसा हुआ है कि वो मतलब प्रश्न उस पर उठ रहे हैं, पर अधिकतर लोग इसकी सराहना कर रहे हैं, वो अपने स्थान पर, और दोनों बातें साथ-साथ चलती रहेंगी। तो नितिन जी बहुत संक्षेप में ये जो लोकल टू ग्लोबल और लोकल के लिए वोकल होने वाली बात है इसके बारे में? आप देखिए कितनी खूबसूरती से उन्होंने एक निराशा के माहौल में एक चिंगारी डालकर एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने का प्रयास किया है। मुझे नहीं पता कि देश और सरकार मिलकर इसे कितना सत्य बना पाएगी, पर मैं एज अ कम्युनिकेटर इसके लिए उनको 100% मार्क्स दूंगा। खूबसूरत शब्दों का चयन, लोकल के लिए वोकल हो जाओ, ब्रांडिंग में सहयोग करो, तो ये आप एक दिन अंतरराष्ट्रीय हो जाएंगे। वो स्वदेशी का जो उन्होंने भाव जगाया है, जिस तरीके से उन्होंने आह्वान किया है, काश इस आह्वान के साथ जो सरकारी मशीनरी है वो भी उतनी ही तरीके से जुट जाए और सरकार जैसे चाइना सपोर्ट करती है अपने लोकल लोगों को वैसे सपोर्ट करने लगे, तो मुझे लगता है हम इस पैंडेमिक को भी एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सेल्फ एंड आई वांट टू बिलीव इट। रिलायंट जी, सेल्फ रिलायंट भारत कहें या आत्मनिर्भर भारत कहें, वो जो बात दोनों उन्होंने कही में वो सच थी, क्योंकि आज मैं बात कर रहा था अपने एक मित्र से, उसने मुझे बताया कि ग्वालियर में 2 लाख पीपीई बन रहे हैं हर रोज, और इंडिया उससे पहले एक भी नहीं बना रहा था। हाँ, ये भी दैट इज अमेजिंग। पीपीई भी और मास्क भी 2 लाख प्रतिदिन बन रहे हैं। ये कार्य भी प्रारंभ हुआ और भी कई बातें हैं जो संदर्भ के साथ जुड़ी हुई हैं, पर समय को अपना मैं एक ध्यान मिनट में देते हुए अपनी बात और गोविंद जी जोड़ दूं, आपकी एक तरफ मिनट से में और बात जोड़ना चाहता हूँ। जी, ये बात सही है कि भारत आत्मनिर्भर बने, भारत प्रत्येक भारतीय ये चाहता है कि भारत आत्मनिर्भर बने, लेकिन खूबसूरत शब्दों के चयन के साथ साथ खूबसूरत नीतियां भी बनानी पड़ेगी। भारत आत्मनिर्भर तब बनेगा जब सरदार पटेल की स्टैच्यू भी चाइनीज कंपनी के बजाय भारतीय कंपनी बनाएगी, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट विदेशी कंपनियां लेने के बजाय भारतीय कंपनियां लेंगी, और एकदम। साथ में जैसे मास्क और जो पीपीई किट्स की बात जब हो रही है तो उसमें मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि कुछ हमारे यहाँ के प्रोड्यूसर्स भी थे। मोदी जी ने एक बहुत अच्छा कदम एक ये भी उठाया कि पहले यहाँ से ये मास्क और पीपीई किट्स निर्यात हो रहे थे बहुत ज्यादा, उसके निर्यात पर भी उन्होंने रोक लगा दी थी आते ही, ताकि वो भारत में ही काम में आ सके। तो कुल मिला के दोनों तरफ के पहलू हैं, और ये जो सरदार पटेल जी का उल्लेख हुआ है तो उसके बारे में विस्तार से हम अभी चर्चा नहीं करेंगे, और उसमें भी कई बातें जुड़ी हुई हैं। पर हर बात के साथ ये तो दिखाई देता है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में एक विजनरी नेता है, जिसकी साख भारत के अलावा कई जो राष्ट्र हैं विश्व के, वो भी विशेष करके आपदा की इस घड़ी में मांग रहे हैं। और आज जब 20 लाख करोड़ के कुल पैकेज का संकेत करते हुए उन्होंने आत्मनिर्भर भारत का मूल मंत्र दिया, लोकल से ग्लोबल तक जाने के लिए लोकल पर गर्व करते हुए वोकल होने की बात कही, तो एक साहित्य के और प्रेरणा के भरे हुए शब्दों को सुनने की प्यास वाले लोगों के लिए तो वो कहीं एक हरियाली और एक ताजा पवन के झोंके की तरह रहा। लेकिन गोविंद जी हमारे साथी जो जयपुर में बैठे हैं, जिन्होंने कि आम श्रमिकों, मजदूरों और अन्य लोगों की समस्याओं को करीब से जाना है, उनके पास भी कई प्रश्न हैं। पर आने वाला समय इन सब प्रश्नों के समाधान की तरफ हमें ले जाएगा। पर आत्मनिर्भर भारत की बात फिर आपके साथ याद करते हुए गोविंद जी, आपने हमारा साथ दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद है। और धन्यवाद। हमारे साथी धन्यवाद। नितिन सारस्वत जी का भी धन्यवाद है, और आप सभी का इस सार्थक चर्चा में जुड़कर इसे और सार्थक बनाने के लिए मंगल कामनाओं के साथ आभार है। अशोक व्यास को अनुमति दें। नमस्कार।